और उसके बाद उससे रिलेटेड थोड़े से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए। तो मैंने आप लोगों को कल ये बताया था कि प्रभावी संचार की बाधाएं, यानी कि हमारे कम्युनिकेट को करने में जो भी बाधाएं उत्पन्न होती हैं, उन्हें हम बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, और ये मैंने आप लोगों को थोड़ा सा हिंदी अर्थ में भी बता दिया था। एक बार फिर से बता देती हूँ कि चलिए कोई और पढ़िए। कौन पढ़ेगा? हम्म। पढ़े दीदी? हाँ, पढ़ो रितिका। दीदी हिंदी ही पढ़ना है ना सिर्फ? क्या? सिर्फ हिंदी पढ़ो? जी जी। संचार प्रक्रिया में बाधा एक प्रकार का अवरोध है जो संदेश के प्रभाव को कमजोर या विकृत कर देता है। दूसरा, परिमाणतः संदेश को ग्रहण करने में या उसके अर्थ को समझने में प्रपाक को तथा समझाने में संचारक को परेशानी होती है। संचार का मुख्य उद्देश्य एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को या व्यक्तियों के समूह को संवाद या सूचना देना होता है, किंतु कई बार ऐसा होता है कि संवाददाता सूचना कुछ और देना चाहती है, किंतु संवाद प्राप्तकर्ता और लेता है और संवाद का उद्देश्य प्राप्त नहीं हो पाता, जिसका कारण अनेकों हो सकते हैं, जिसमें प्रमुख निम्नलिखित है। पहला भौतिक, दूसरा मनोवैज्ञानिक, तीसरा बौद्धिक क्षमता और चौथा अर्थ संबंधी। हम्म, ठीक है, बहुत बढ़िया। भौतिक यानी कि मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे इन्वायरमेंटल इश्यूज जो होते हैं, जैसे थंडर स्टॉर्म, तेज बारिश इत्यादि। मनोवैज्ञानिक में आपको मैंने बताया था, एक शारीरिक होती है और एक मानसिक होती है। शारीरिक यानी कि किसी को चोट वोट लग जाए तो उसका कम्युनिकेट में ध्यान नहीं जाता है या अंडरस्टैंडिंग में ध्यान नहीं जाता है। मानसिक में क्या होता है, तो मानसिक में यदि आपका मन स्थिर नहीं है तो भी आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। और बौद्धिक क्षमता यानी कि मैंने बताया था कि जैसे हम यहाँ पे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं और हो सकता है यहाँ पर कोई छोटा बच्चा भी सुन रहा हो, तो उसको अवगम्य नहीं होगा, उसको समझ में नहीं आएगा कि ये हम क्या पढ़ रहे हैं या फिर ये क्या पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अर्थ संबंधी से तात्पर्य यहाँ पर आपको वही है कि आपको वर्डिंग्स आते हैं इंग्लिश और हिंदी में, लेकिन यहाँ पर लिखा संस्कृत में है तो आप नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये 3-4 प्रॉब्लम्स आती हैं। रितिका माइक अनम्यूट है, म्यूट कर लीजिए। नेक्स्ट है बौद्धिक भौतिक बाधाएं। किसका माइक अनम्यूट है? जानवी मैम, हाँ। आपका माइक अनम्यूट है, ओके ओके। म्यूट कर लीजिए। ओके ओके, थैंक ओके। ठीक है, चलिए। तो भौतिक बाधाएं यानी कि फिजिकल बैरियर्स। तो फिजिकल बैरियर्स क्या होते हैं? तो दोषपूर्ण भौतिक अवस्था के कारण उत्पन्न होने वाले बाधाओं को भौतिक बाधाएं कहते हैं। ये थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक कर दूंगी मैं इसको। भौतिक बाधा कहते हैं। ठीक है, कैसे? तो कमरे के बाहर शोर को रोकने का पर्याप्त प्रबंध का ना होना। ठीक है, अब जैसे देखिए बहुत सारे लोग जब स्टडी करते हैं तो अपने कमरों को बंद कर लेते हैं कि हमें कहीं से आवाज ना आए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नॉइस होने से उनका जो ध्यान है वो वहां से हट जाता है। नेक्स्ट कह रहे हैं कमरे के अंदर रोशनी का भास होना। ठीक है, रोशनी अधिक है या ज्यादा चमकीला है या ज्यादा धूप की रोशनी आ रही है तो उससे भी प्रॉब्लम होती है। फिर लोगों का बार बार अंदर बाहर जाना। ठीक है, यानी कि हो सकता है कि कोई रूम में बार बार अंदर बाहर जा रहा हो। ठीक है, तो वो भी एक बैरियर है।
फिर किसी का माइक ऑन है। विचार विमर्श के दौरान चाय या कॉफी प्रस्तुत करना इत्यादि के कारण भौतिक बाधाएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है। शिट यार। क्लास या की बस नाही असुरी बसन चहा घेताय नको बाई अजिबात नको मैम म्यूट कीजिए अपने आप को, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रहा है। ठीक है। अब देखिए ये भी एक बैरियर है। बैरियर है कि नहीं है? हम पढ़ रहे हैं पर वहां से आवाज आ रही है, तो हमारा जो ध्यान है वो पढ़ाई पे नहीं जा पा रहा है। ये भी एक प्रकार का बैरियर कह सकते हैं ना? जी जी हाँ। जी। ठीक है। तो विचार विमर्श के दौरान चाय या कॉफी प्रस्तुत करना इत्यादि के कारण भी भौतिक बाधाएं उत्पन्न होती हैं। कहने का तात्पर्य ये है, यदि आप कहीं पर भी व्याख्यान दे रहे हैं या फिर आप अपना इंटरव्यू दे रहे हैं, तो वहां पर यदि कोई इधर से उधर चल रहा है या बाहर से कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो वहां से आवाजें आ रही हैं, या जो वहां पर वेटर्स इत्यादि होते हैं वो यदि चाय कॉफी इत्यादि ला रहे हैं तो उसमें भी आपका ध्यान इधर से उधर जाता है। ठीक है, तो वो भी एक बैरियर्स के अंतर्गत गिना जाता है। नेक्स्ट है भौतिक भौतिक बाधाएं निम्नलिखित हैं। क्या क्या है? तो सबसे पहले बोला गया है शोर, यानी कि नॉइस। शोर नॉइस क्या है? तो यह अनावश्यक ध्वनि है। मतलब अनावश्यक इट मीन्स कोई भी प्रकार का शोर हो सकता है कोई बॉटल पटक रहा हो, कोई हो सकता है कि डंडा पटक रहा हो, या बिजली कड़क रही हो, है ना? तो ये सारे जो ध्वनियां होती हैं, इनका कोई शाब्दिक अर्थ तो होता नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अनावश्यक होते हैं। आगे कह रहे हैं जिसे ना तो संचारक संप्रेषित करता है, ना तो प्रापक ग्रहण करना चाहता है। यानी कि ये जो ऐसी अनावश्यक ध्वनियां होती हैं, इसे ना ही कोई संप्रेषित करना चाहता है और ना ही कोई इसको ग्रहण करना चाहता है। अभी मैं यहाँ से हॉर्न टाइप का कुछ जोर से बजा दूं तो आप सभी लोग अपना जल्दी से वॉल्यूम धीमा कर लोगे, है ना? आप खुद नहीं चाहोगे कि मैं इतना तेज साउंड सुनूं जो बेमतलब का हो। और इसी जगह मैं अभी गाने बजा दूं तो आप सभी सुनोगे, आप सभी को अच्छा लगेगा। ठीक है। तो जो अनावश्यक ध्वनियां होती हैं प्रापक उसे ग्रहण करना नहीं चाहता। नेक्स्ट है फिर भी संदेश के साथ स्वतः ही साथ जुड़ जाता है। अब संदेश के साथ स्वतः जुड़ जाता है, इससे क्या तात्पर्य है? मतलब आप सुनना तो नहीं चाहते, आप उनकी नॉइस को बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहते, लेकिन यदि बिजली कड़क रही है तो क्या आप उसमें कुछ कर सकते हैं? वहां से उसको जाकर के ऑफ कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, है ना? तो फिर भी आपको उस चीज को सुनना पड़ता है। फिर आगे कह रहे हैं शोर मुख्यतः दो प्रकार का होता है। कैसा? एक वाद्य शोर और आंतरिक शोर। ठीक है। वाद्य शोर से तात्पर्य यानी कि बाहरी जो ध्वनियां उत्पन्न होती हैं उससे रिलेटेड है, और आंतरिक शोर से आपके जो अंतर मन में जो चीजें चल रही हैं, कि जैसे एक मान लीजिए हम ये भी करना है, अरे हमको अभी पीपीटी भी बनानी है, हमको अभी होमवर्क भी करना है, हमको अभी बाजार भी जाना है, हमको अभी घर भी देखना है। ये सारी जब चीजें चलती हैं तो भी आप अपना मन स्थिर रख करके यहाँ पे क्लास नहीं ले सकते। ठीक है। ऐसा भी कभी कभी होता है कि मम्मी ने कोई काम बोल दिया कि हाँ बेटा मैं जा रही हूँ थोड़ा बाजार, तुम सब्जी देख लेना, और तुम्हारी क्लास चल रही है, तो तुम्हारा क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान सब्जी पे भी होगा कि वो जल ना जाए, और थोड़ा सा ध्यान यहाँ क्लास पे भी होगा। ठीक है। तो ये सारे बैरियर्स भी आते रहते हैं। नेक्स्ट है अनुचित समय। अनुचित समय में क्या तात्पर्य है? तो अनुचित समय से ये तात्पर्य है कि संचार प्रक्रिया में संदेश संप्रेषण के लिए अनकल समय का होना आवश्यक है। अनुचित समय पर संप्रेषित संदेश को प्रभाव स्वतः कमजोर हो जाता है। अनुचित समय से तात्पर्य यहाँ पर आप ऐसे कह सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका एग्जाम जून में है और मैं आपको उसको बाद में सिलेबस कंप्लीट करा रही हूँ,
तो ये क्या हो गया, आपका समय तो निकल गया ना तैयारी वाला, तो वो क्या हो गया अनुचित समय। तो जिस लक्ष्य को हमें प्राप्त करना है उसे हमें ध्यान रखते हुए संचार करना पड़ता है, ठीक है। और इस जगह हम थोड़ा सा वैसे भी कर सकते हैं, मान लीजिए कोई हमसे रुष्ट है, ठीक है, और हम उससे बात करना चाहते हैं, हम उससे संचार करना चाहते हैं, परंतु हम अपनी अकड़ के मारे उससे बात नहीं कर रहे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, हो सकता है परसों वो आदमी ही ना रहे, है ना, तो वो भी एक अनुचित समय हो गया, यानी कि हम उससे बात नहीं कर पाए, बाद में हमें पछतावा होता है कि काश हमने उससे बात कर ली होती, ठीक है। तो ये अनुचित समय के उदाहरण आपके हो सकते हैं। नेक्स्ट है खराब प्रिंटिंग। खराब प्रिंटिंग का उदाहरण आप यहीं पर ही देख सकते हो, कहीं कहीं शब्द मिस्टेकिंग है, ठीक है, और हो सकता है कभी कभी जो हमने फॉन्ट यूज किया है वो भी हमें ना समझ में आए, हो सकता है कहीं पर इंक ज्यादा फैल जाए, है ना, तो खराब प्रिंटिंग भी जो है वो बैरियर्स में आता है। तो इसमें क्या लिखा है, समाचार पत्र, पत्रिका व अन्य लिखित माध्यम से संदेश संप्रेषण के दौरान खराब प्रिंटिंग के कारण संचार प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होती है। यानी कि हो सकता है कि समाचार पत्र छापते समय कहीं पर इंक अधिक हो जाए, कहीं पर इंक कम हो जाए, तो उससे भी संप्रेषण करने में दिक्कत उत्पन्न होती है। नेक्स्ट कह रहे हैं भाषाई बाधा। भाषाई बाधा, बाधा क्या है, लिंग्विस्टिक बैरियर, ठीक है। तो ये कह रहे हैं इसका तात्पर्य उन अवरोधों से है जिनका संबंध भाषा से होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें तीनों लैंग्वेज आती होंगी, हिंदी भी आती होगी, संस्कृत भी आती होगी, इंग्लिश भी आती होगी, ठीक है। लेकिन कुछ लोग होंगे जिनको सिर्फ और सिर्फ हिंदी ही आती होगी, कुछ लोग होंगे जिनको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ही आती होगी। तो भाषाई बैरियर्स भी होते हैं, यदि आपके अकॉर्डिंग आपकी भाषा नहीं है तो वहां पर आप समझने में आपको प्रॉब्लम होगी। एग्जाम्पल में हमारे यहाँ जैसे जानवी मैम है, नारायण सर है, ये लोग महाराष्ट्रियन है, तो इनको मराठी आती है, तो हो सकता है उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हिंदी सुनने में होती हो, ठीक है, क्योंकि उनकी मदर टंग जो है वो मराठी है, ठीक है। आगे कह रहे हैं इसका तात्पर्य उन अवरोधों से है जिनका संबंध भाषा से होता है। भाषाई बाधा निम्नलिखित है। अब इसके अंतर्गत कुछ पॉइंट्स आते हैं, जैसे भाषा का अन्य ज्ञान होना, ठीक है। भाषा का अन्य ज्ञान होना से क्या तात्पर्य है, वही मतलब आपको दूसरी भाषा आती है और यहाँ पर दूसरी भाषा में लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका दोषपूर्ण अनुवाद होना। देखिए यहाँ पर जैसे ऊपर ही पॉइंट में था, भाषा का अन्य ज्ञान होता, होता तो कोई अनुवाद नहीं है ना, इसका होना होगा, तो अदोषपूर्ण अनुवाद से भी भाषा का ज्ञान नहीं हो पाता है, या कभी कभी आप गलत लिख देते हो, गलत मैसेज टाइप कर देते हो, तो भी वहां पर कम्युनिकेशन में आपको प्रॉब्लम हो पाती है, क्योंकि आप जो मैसेज देना चाह रहे हो वो व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। नेक्स्ट है तकनीकी भाषा का ज्ञान ना होना, ठीक है, नॉलेज ऑफ टेक्निकल लैंग्वेज। टेक्निकल लैंग्वेज का ज्ञान ना होने से भी आपको ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। अब जैसे ये मैंने पीपीटी पे शेयर किया है आपको, अब मुझे पीपीटी ही बनानी ना आती हो और मैं अपने हाथ से लिख करके आपको फोटो खींच करके भेज दूं, तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग इनमें से होंगे जिनको मेरे हाथ की राइटिंग ही ना समझ में आए। मैं बोर्ड में लिखती हूँ तो बहुत सारे लोग कभी कभी पूछते हैं कि आपने ये क्या लिखा मैम, ये क्या लिखा है, तो बहुत सारी बातें यहाँ पे आती है, ठीक है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक बाधा, यानी कि कल्चरल बैरियर्स। तो कल्चरल बैरियर्स के अंतर्गत क्या क्या है, तो समाज में सांस्कृतिक दृष्टि से भाषा, परंपरा व खान पान में काफी विविधता है। देखिए कल हम लोगों ने एक इससे रिलेटेड पॉइंट पढ़ा था, किसी को याद है कि वो पॉइंट क्या था, सांस्कृतिक से रिलेटेड, किसी को याद है, कल ही पढ़ा था हम लोगों ने पॉइंट, इंटरकल्चरल बैरियर्स कल पढ़े थे हम लोगों ने। जी जी हाँ, जी तो इंटरकल्चरल बैरियर्स के अंतर्गत क्या था, यही तो था ना कि उनकी पहनावा, उनका खान पान अलग है, हमारा पहनावा, हमारी भाषा, हमारा खान पान अलग है,
तो उसी चीज को यहाँ पर बोल रहे हैं कि भाषा और परंपरा व खान पान में काफी विविधता। ठीक है, बहुत सारी जगहों पे अलग खान पान होता है और हर स्टेट में आपका खान पान बदल जाता है, भाषा बदल जाती है, परंपराएं बदल जाती हैं। ठीक है, और जो कल हम लोगों ने पढ़ा था वो कंट्रीज पे डिपेंडेंट था, ये सांस्कृतिक बाधा आपके स्टेट लेवल पे भी हो सकता है। ठीक है, तो कल्चरल बैरियर्स आपके स्टेट लेवल पे भी आ सकते हैं और एक क्षैतिज यानी कि एक किसी क्षेत्र को लेकर के भी हो सकते हैं। ठीक है, आगे कह रहे हैं खास तौर से पुरानी और आधुनिक पीढ़ी के बीच जिसके चलते संचार के दौरान अवरोध का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। अब देखिए यहाँ पर किसके बीच परंपरा और खान पान इत्यादि के बारे में बताया है, तो पुरानी और आधुनिक पीढ़ी का यहाँ पे उदाहरण दिया है। ठीक है, पुराने लोगों, आपके घर में भी आपके दादाजी दादी जी होंगे, तो उनका खान-पान, रहन-सहन थोड़ा अलग होता है। जो आजकल के बच्चे हैं वो यदि थोड़ा-सा मॉडर्न सिटी में रहने लगे तो उनके यहाँ का रहन-सहन, खान-पान इत्यादि अलग हो जाता है, ठीक है? और वहाँ पे भाषा भी अलग हो जाती है। जैसे गाँव की भाषा आप लोग यदि किसी के गाँव होंगे, तो गाँव इत्यादि में आप लोग जाते होंगे तो वहाँ अलग तरीके से बोलते हैं और वहाँ जब सिटी में रहने लगते हैं तो वो नॉर्मली हिंदी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब इसके अंतर्गत क्या है, तो यह अवरोध निम्नलिखित हो सकता है। कहाँ कहाँ हो सकता है, तो बोलचाल। ठीक है, सबसे पहला अवरोध आपका कहाँ पे है, बोलचाल। पुरानी पीढ़ी के लोग बोलचाल के दौरान परंपरागत शब्दों का प्रयोग करते हैं, जबकि आधुनिक पीढ़ी के लोग तकनीकी नवीन शब्दों का, जिसके कारण एक दूसरे के साथ संचार स्थापित करने में बाधा उत्पन्न होती है, तो उसे सांस्कृतिक बाधा कहते हैं। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य ये है कि बहुत सारे नए-नए शब्दों का हम प्रयोग कर जाते हैं। कभी-कभी जैसे हम लोग अपने मम्मी-पापा के साथ भी बैठ कर के यदि बातें कर रहे हैं, तो कभी-कभी हम बोलते थे एक्चुअली, एक्चुअली ऐसा नहीं है। ठीक है, तो हो सकता है कि हमारे माता-पिता यदि पढ़े नहीं हैं, तो हम वो एक्चुअली शब्द का अर्थ ना जानते हों, है ना? और जैसे इवन मैं अपना एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, मेरी जो नानी है वो मेरा नाम भी नहीं ले पाती, प्रियांशु नहीं बोल पाती वो, है ना? तो ऐसी बाधाएँ उत्पन्न होती हैं। तो पढ़े-लिखे लोग हैं और जो नहीं पढ़े-लिखे लोग हैं, उनकी भाषाओं और उनके शब्दों का भी एक प्रकार का बैरियर उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम कौन-सा बैरियर कहते हैं? तो सांस्कृतिक बाधा, ठीक है? नेक्स्ट है हमारा परंपरा, यानी कि ट्रेडिशन। परंपरा ट्रेडिशन के अंतर्गत सबसे पहले यहाँ पर खान-पान, फूड एंड ड्रिंक, ठीक है? तो अब पुरानी और आधुनिक पीढ़ी की सांस्कृतिक परंपरा में काफ़ी अंतर है। पुरानी पीढ़ी के लोग एक-दूसरे से मिलते समय यथाउचित अभिवादन, जैसे बड़ों का पैर छूना इत्यादि पसंद करते हैं, जबकि आधुनिक पीढ़ी के लोग हाथ मिलाकर हेलो बोलना तथा गले मिलना पसंद करते हैं, जिसमें बड़े-छोटों का भेद नहीं होता। कहने का तात्पर्य क्या है? अब जो पुराने लोग हैं, ठीक है? उनके यहाँ कैसे परंपरा चली आ रही है, कैसी संस्कृति चली आ रही है कि घर में यदि कोई भी व्यक्ति आए जो बड़ा है, तो उसको हम लोग पैर छू करके उसका अभिवादन करते हैं और यदि वो हमसे छोटा है तो हम हाथ जोड़ करके नमस्ते करते हैं। लेकिन अब जो आधुनिक पीढ़ी के लोग हैं, वो क्या करते हैं? हेलो, हेलो मैम, हेलो सर, है ना? इत्यादि गले मिलना इस तरीके से अभिवादन करते हैं, तो यहाँ पर भी एक बैरियर आ जाता है, ठीक है? बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद होता कि वो हाथ मिलाएँ, उन्हें पसंद है कि यदि हम बड़े हैं तो हमारे पैर ही छुए जाएँ, ठीक है? तो ये भी एक बैरियर्स के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है आपका अवधारणात्मक बाधा। अवधारणात्मक बाधा से क्या है? जैसे कि देखिए इसमें पता ही चल रहा है कि अवधारणा क्या है, ठीक है? अवधारणा यानी कि जो आप सोचते हैं, जैसी आपकी धारणा। देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं, इसका तात्पर्य उन अवरोधों से है जिसका संबंध अवधारणा से होता है। इसका निर्माण मानव समय, काल एवं परिस्थिति के अनुसार करता है।
अवधारणा में कई प्रकार की कमियां रह जाती हैं, जिससे संचार प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होती है। ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा करके दिखा देती हूँ। ये पॉइंट है यहाँ पे, मानव समय काल एवं परिस्थिति। ठीक है। यानी कि आपकी जो भी अवधारणा है, जो भी आप अवधारणा रखते हो किसी के प्रति, वो समय काल और परिस्थिति के अनुसार चेंज होती रहती है। जैसे कभी कभी आपका मूड बहुत ज्यादा ऑफ है, ठीक है, आप उदास हो तो यदि उस समय कोई आपसे मजाक करे तो वो मजाक आपको बहुत बुरा लगेगा। और उसी समय यदि आप खुश हो तो कोई आपसे मजाक करे तो आप भी खुश मतलब उसके साथ कंट्रीब्यूट करोगे, यानी कि उसके साथ मिलोगे। ठीक है। लेकिन यदि आपका मन नहीं ठीक है तो आप उस जगह गुस्सा हो जाओगे या थोड़ा सा उसमें बैरियर्स उत्पन्न हो जाएगा। बैरियर्स कैसे उत्पन्न होगा वहां पर कि आप उसकी भावात्मक भाव को नहीं समझ पाओगे। आपको ऐसा लगेगा कि वो मजाक बना रहा है आपका, तो वहां पर आप क्रोधित हो जाओगे या और भी कुछ रिस्पॉन्स कर सकते हो। ठीक है। तो ये अवधारणा के अंतर्गत हम कह सकते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। पहली, डू नॉट बोदर, यानी कि ध्यान न देना। ठीक है। दूसरा है पूर्वाग्रह का होना। कल ये पूर्वाग्रह का तात्पर्य मैंने आप लोगों को बताया था, किसी को याद है पूर्वाग्रह शब्द का क्या अर्थ मैंने बताया था? बताइए। जैसे मतलब मैं कोई फीमेल मतलब मेल को पसंद नहीं करता या कोई मेल फीमेल को अगर पसंद ना करे। हाँ, पूर्वाग्रह से तात्पर्य, अच्छा कोई और बताइए पहले, फिर मैं बताती हूँ। बताइए बताइए, मुझे दिख नहीं रहा है, हैंड रेस नहीं दिख रहा है। पूर्वाग्रह का अर्थ है कि किसी के भी विषय के, किसी के बारे में भी, किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में बिना मिले, बिना जाने, बिना सोचे समझे अपने मन में कोई धारणा बना लेना। हम्म। विशाल जी बिल्कुल स्पष्टतया बोले। ठीक है। पूर्वाग्रह से तात्पर्य यही होता है कि आपका यदि किसी के प्रति किसी के साथ कोई संबंध बहुत खराब रहा, या किसी वस्तु के साथ या किसी व्यक्ति के साथ, दोनों ही वहां पर हो सकते हैं, तो आप पूर्वाग्रह हो जाओगे, मतलब पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाओगे कि ये खराब ही होता है। अब जैसे एग्जाम्पल वस्तु से मैं क्या बोलूं, जैसे आप एक एग्जांपल ले लीजिए, आपने किसी दिन रात में दही खा लिया, मॉर्निंग आपकी तबीयत खराब हो गई, तो आपकी एक धारणा बन जाएगी कि रात में दही खाने से तबीयत खराब हो जाती है। ठीक है। तो आप कभी फिर उसको यूज करना चाहोगे ही नहीं। तो ये आपका पूर्वाग्रह के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है आपका समय पूर्व मूल्यांकन। यदि आप समय पूर्व भी मूल्यांकन कर लो, ठीक है। अब जैसे किसी सेमिनार में आप गए, ठीक है, सेमिनार्स होते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, तो आप किसी सेमिनार में गए और वहां पर आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा कि यहाँ पर ये जो एक्सप्लेन करते हैं या जो भी डिफाइन करते हैं, ये इनका अच्छा नहीं लग रहा है मेरे को, मतलब कोई भी यूजफुल नहीं होता है। तो आपने क्या किया, उस सेमिनार, फिर नेक्स्ट जब सेमिनार हुआ तो आपने उसकी धारणा, आपने उसका मूल्यांकन पहले ही कर लिया कि आगे भी जो सेमिनार होंगे वो भी कैसे होंगे, बेकार होंगे। तो मैं अब सेमिनार में नहीं जाऊंगा या मैं सेमिनार अटेंड नहीं करूंगा। तो ये समय पूर्व मूल्यांकन, यानी कि किसी भी चीज का पहले से ही मूल्यांकन बना लेना। ठीक है। तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं आपके, अवधारणात्मक बाधा के अंतर्गत। ठीक है। नेक्स्ट है आपका फिजिकल बैरियर्स, शारीरिक बाधा। अब शारीरिक बाधा के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो शारीरिक बाधा में देखिए क्या लिखा है, इसका तात्पर्य संचारक और प्रापक के शारीरिक अक्षमता से है, यानी कि आपके शारीरिक की क्षमता कितनी है उससे है, जिसके कारण संदेश को संप्रेषित करने या ग्रहण करने या अर्थ को समझने में अवरोध उत्पन्न होता है। अब देखिए यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ एडल्ट्स हैं, यानी कि थोड़े बड़े हैं एज में। तो
हो सकता है जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर 2 घंटे आराम से बैठ करके लेक्चर सुन सकते हैं क्योंकि उनको आदत है, ठीक है। लेकिन जो थोड़े से एडल्ट्स हो गए हैं, विवाहित हैं, तो वो 1 घंटे में ही बोर होने लगेंगे, ठीक है, क्योंकि उनको शारीरिक उनकी क्षमता नहीं है कि वो 2 घंटे बैठ करके लेक्चर सुन सके। तो ये भी थोड़ी सी बाधाओं में उत्पन्न हो सकता है। दूसरा आप उदाहरण ये भी ले सकते हो कि मान लीजिए आपके हाथ या पैर में चोट लगी है, तो भी आपका ध्यान बार-बार चोट पर जाएगा, या हो सकता है आपको हेडेक हो रहा हो, तो भी आपका ध्यान उस पे हेडेक पे जाएगा। आप ध्यान नहीं दे पाओगे पढ़ाई में, है ना? तो ये सारे शारीरिक बाधाओं के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं संचार प्रक्रिया में संदेश के प्रभाव को कमजोर करने वाली शारीरिक बाधाएं निम्नलिखित हैं। क्या है? कमजोर उच्चारण, ठीक है। वीक उच्चारण से भी आप नहीं कर सकते, यानी कि संप्रेषण प्रभावित नहीं बना सकते। कम सुनना, हो सकता है यहाँ पे किसी को कम सुनाई देता हो सकता है उसके वॉल्यूम की फुल वॉल्यूम रख करके भी उसको समझने में दिक्कत हो रही हो। नेक्स्ट कह रहे हैं कम दिखना, ठीक है। हो सकता है कि उसको स्पष्ट दिखाई पीडीएफ ना दे रही हो, तो वहां पर भी हमें दिक्कत उत्पन्न होती है। क्लियर है? 3 पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। क्लियर है यहाँ तक सभी को? जी जी हम्म। नेक्स्ट और लास्ट है आपका भावात्मक बाधा, इमोशनल इंटरप्शन, ठीक है। इमोशनल क्या है? तो इसका तात्पर्य संचारक और प्रापक की भावात्मक स्थिति से है, यानी कि आप किस भाव में इस टाइम हैं, तो उस पर भी आपका इफेक्ट पड़ता है, जिसके चलते संचार प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न होता है, तो उसे भावात्मक बाधा कहते हैं, ठीक है। अब कोई व्यक्ति रो रहा है, ठीक है, और आप उससे बोलो कि चल आंसू पोंछ खाना खा ले, तो वो खा लेगा क्या खाना? नहीं, क्योंकि वो इस टाइम अभी इमोशनल है, उसको थोड़ा शांत होने में वक्त लगेगा, उसको थोड़ा सही होने में वक्त लगेगा, देन फिर वो उसको फूड ईट कर सकता है। लेकिन अब रोते रोते किसी को बोलो कि खा ले खाना, तो उसका मन ही नहीं करेगा, है ना। तो भावात्मक बैरियर्स भी आते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं संदेश की भाषा सरल, स्पष्ट और आसानी से समझ में आने योग्य होना चाहिए, ठीक है। ये थोड़ा सा गलती हो गया यहाँ पे। तो समझने आने में योग्य होना चाहिए, यानी कि जो भी लैंग्वेज हम प्रेफर कर रहे हैं वो आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अब किसी को हिंदी आती है और आप उसको समझा इंग्लिश में रहे हो, तो क्या वो समझेगा आपकी बात? बताइए। नहीं नहीं। समझेगा, वहां पे भी बैरियर उत्पन्न होगा। नेक्स्ट कह रहे हैं संदेश की अनिवार्यता, तीव्रता तथा प्रकृति को ध्यान में रखकर संचार माध्यम का चयन करना चाहिए, यानी कि जो भी अनिवार्यता है कम्युनिकेशन को लेकर के, आप जो भी समझ रहे हो कि हाँ कम्युनिकेट क्या होता है ना, तो उसको देख करके ही आपको, अनिवार्यता को उसकी देख करके ही आपको क्या करना चाहिए? संचार करना चाहिए। नेक्स्ट कह रहे हैं उपयुक्त समय पर संदेश को संप्रेषित करना चाहिए। उपयुक्त समय पर संदेश को संप्रेषित करना चाहिए का मतलब, जैसे अभी हम लोगों ने टाइमिंग का बोला था, एक एग्जाम्पल दिया था, कोई देगा क्या? टाइमिंग को लेकर के कोई एग्जाम्पल देगा? हम्म। कोई एग्जाम्पल देगा टाइमिंग को लेकर के? ना मैं दूं या कोई और ही देगा? हाँ दीजिए दीजिए। टाइमिंग का ऐसा है मैम कि सबके अनुकूल वातावरण समय ऐसा होना चाहिए जो सबके अनुकूल है। मान लीजिए जैसे कि अब आप क्लास कर रहे हो, ठीक है। अब यही क्लास का टाइम सुबह को अगर आप 5 बजे रख दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हम्म। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया ठीक है, है। देखिए। हाँ, ठीक है। तो सॉरी। ये भी ऐसी नहीं नहीं, सॉरी। नहीं नहीं, एग्जाम्पल आपने बिल्कुल, देखिए एग्जाम्पल ऐसा होना चाहिए जो दूसरों को समझ में आए। यदि समझ में ही नहीं आएगा
तो फिर एग्जाम्पल देने का मतलब ही क्या है, है ना? तो ऐसा नहीं है, जी आपने एग्जाम्पल बिल्कुल सही दिया है। ठीक है, आगे चलते थैंक हैं। यू। हम्म संदेश संप्रेषित करने में पूर्वाग्रह का त्याग करना चाहिए। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसे मैं नापसंद करती हूँ, ठीक है, उसका मेरे साथ एक्सपीरियंस अच्छा ना रहा हो, तो मैं पूर्वाग्रह बना लूं कि अरे ये इसको मैं चाहे कितना भी पढ़ा लूं ये नंबर खराब ही लेके आएगा, तो ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो कम्युनिकेशन में पूर्वाग्रह का क्या करना चाहिए, त्याग करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है संचार और प्रापक दोनों के कुशल होने पर संचार प्रक्रिया में बाधा कम आती है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि यदि संचार और प्रापक यहाँ पर यदि आप टीचर और स्टूडेंट लोगे तो टीचर का भी स्वस्थ होना आवश्यक है, तभी वो खुल के आपको समझा पाएगा, ज्ञान दे पाएगा। और प्रापक यानी कि स्टूडेंट का भी ठीक होना आवश्यक है, तभी वो संचार का ग्रहण कर पाएगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को? जी हम्म जी अब मैंने एक डायग्राम के आधार पर यहाँ पर मैंने थोड़ा सा एक प्रकार वो जो चार थे, देखिए स्टार्टिंग में मैंने पढ़ाए थे, फिजिकल है, साइकोलॉजिकल, ठीक है, और मानसिक, सॉरी, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल और सेमेंटिक यानी अर्थ संबंधी। तो ये मैंने एक थोड़ा सा डायग्राम के आधार पे यहाँ पर बना करके इसके कुछ उदाहरण डाले हुए हैं, एग्जाम्पल्स डाले हुए हैं। तो देखिए एक लाइंस में हम लोग देख सकते हैं, भौतिक, भौतिक क्या है, तो इन्वायरमेंटल साउंड। ठीक है, इन्वायरमेंटल साउंड के अंतर्गत क्या आ जाएगा, रेन, थंडर और हॉर्न्स। बहुत ज्यादा हॉर्न्स, हॉर्न्स तो आप लोग समझ रहे होगे ना, गाड़ी वाले हॉर्न्स, है ना? जी हाँ, तो उनके साउंड से भी हमारा भौतिक फिजिकली हम पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है शारीरिक। शारीरिक में क्या है, वीकनेस एंड सिकनेस, यानी कि यदि आप बीमार हो या कमजोर हो तो भी आपको कम्युनिकेट करने में बैरियर्स पैदा होगा। ठीक है, तो क्या क्या है इसमें, तो हेडेक, किसी को सिर दर्द हो रहा है, हंगर, किसी को भूख लगी है, बहुत सारे यहाँ पे लोग ऐसे बैठे होंगे जिनको भूख लगी होगी तो सोच रहे होंगे अरे कब क्लास खत्म हो जल्दी से, है ना? उनका ध्यान टॉपिक पे नहीं जाएगा, उनका ध्यान खाने पे जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है फेटिग्यू। फेटिग्यू मतलब थकान। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे लोग ऑफिस वर्क करके यहाँ पे आए हो क्लास लेने, या कॉलेज करके आए हो क्लास लेने, तो थकान के कारण भी उनको ये दिक्कतें आ सकती हैं। नेक्स्ट है मानसिक। मानसिक में क्या है, तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे कि एटीट्यूड। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे जैसे मान लीजिए विशाल सर का नेट क्वालिफाइड है, तो उनके अंतर्गत एटीट्यूड आ जाए कि अरे हम क्यों पढ़े मैम से, मैं तो ऑलरेडी नेट क्वालिफाइड हूँ, है ना? तो ये भी बैरियर एक हो सकता है। फिर बिलीफ सिस्टम, यानी कि यदि आप बिलीव नहीं कर रहे हो मुझ पे तो भी हो सकता है। बिहेवियर, किसी के अंतर्गत बिहेवियर भी ऐसा होता है कि अरे मैं इनसे क्यों सीखूं, ये तो मेरे से बहुत छोटी हैं, इनको कुछ आता नहीं है, ये वो। तो इसके अकॉर्डिंग भी आप हो सकता है आपको कम्युनिकेट करने में बैरियर्स उत्पन्न हो। ठीक है, नेक्स्ट है अर्थ संबंधी, यानी कि डिफरेंट मीनिंग। ठीक है, अब यहाँ पे जर्गॉन्स दिया हुआ है, जर्गॉन्स यानी कि शब्द जाल, एक शब्द के कई सारे अर्थ। ठीक है, तो ये इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है पॉलीसेमी। पॉलीसेमी क्या है, तो अनेक मतलब मतलब होते हैं इनके, यानी कि जैसे एक शब्द हो और उसके अलग अलग मतलब निकल रहे हो। ठीक है, अम, जैसे अलंकार में आता है, कौन सा एक शब्द होता है जिसका वो उदाहरण है, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, कोई यमक, बताएगा? यमक यमक, अलंकार। है, यमक यमक अलंकार। अलंकार। हाँ, एक यमक कनक का अर्थ अलंकार। है दतूरा, एक कनक का अर्थ है सोना। हाँ, तो ऐसे अर्थ भी लेकर के हम यहाँ पर
पॉलीसेमी के अंतर्गत रख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्लिचेस। क्लिचेस क्या है? तो घिसी पिटी बातें। ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको कम्युनिकेट पढ़ाने की जगह आपको लौकिक ही एग्जाम्पल देती जाऊं, ये सारे एग्जाम्पल्स ना दूं, तो इससे भी आपको कम्युनिकेट बैरियर्स हो जाएंगे। ठीक है। तो मैं आपको एक थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। ये क्लिचेस और पॉलीसेमी, ये 2 पॉइंट आ चुके हैं नेट में। ये ऐसे पूछता है कि ये किस बैरियर के अंतर्गत आते हैं, मतलब एग्जाम्पल दे देगा और बोलेगा कि ये कौन सा बैरियर है, सेमेंटिक है, साइकोलॉजिकल है या फिजिकल है, ऐसे दे देगा। ठीक है। तो ये आप लोग थोड़े एग्जाम्पल देख लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है दीदी टाइप्स क्लिच ऑफ। का क्या बताया आपने? क्या चीज? क्लिच का अर्थ क्या बताया है आपने, ये तो घिसी बता पिटी दीजिए तो। बातें, घिसी पिटी बातें, जैसे जिन बातों का कोई मतलब ना हो, मतलब आपको पढ़ाना टीचिंग एप्टीट्यूड है और आप पढ़ा कुछ और रहे हो उल्टा सीधा, तो जिन बातों का कोई महत्व ना हो, है ना। हम लोग जी नॉर्मली दीदी। अपने, हाँ, हम लोग अपनी लाइफ में भी बोलते हैं क्या घिसी पिटी बातें कर रहे हो, इन बातों का कोई मतलब है क्या, है ना, ऐसा बोलते हैं ना। तो भाई, जी बेसिर पैर की बातें। हाँ, बिना सिर पैर की बातें। चलिए, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि संप्रेषण की बाधाओं के प्रकार। देखिए, हम वैसे 4 प्रकार पढ़ चुके हैं, लेकिन ये थोड़े से कुछ और भी प्रकार हो सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है। जैसे फिजिकल यानी कि भौतिक, लिंग्विस्टिक यानी कि भाषिक, साइकोलॉजिकल यानी कि मानसिक, इमोशन यानी कि भावात्मक, और अवधारणात्मक, संगठनात्मक और सांस्कृतिक। ठीक है। तो इस तरीके के भी बैरियर्स आ सकते हैं। क्लियर है सभी को? जी दीदी। हाँ। अब इसके आगे आपका नेक्स्ट पॉइंट है जन मीडिया एवं समाज, और ये कम्युनिकेशन का आपका लास्ट पॉइंट है, तो इसको हम कल स्टार्ट करेंगे। आज हम थोड़े से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। सभी लोग रेडी हैं क्वेश्चन करने के लिए? जी। जी दीदी। ठीक है। तो मुझे बस 1 मिनट दीजिए।